चीखें आती जाती रहीं। अगुवा आदमी को छोड़कर, जिसके पास असाधारण ताकत थी, और उसने सभी क्रॉसबो तीरों को रोक लिया। फैंसीसी एलायंस के बाकी सदस्य खून के गड्ढे में गिर गए। हद है, तुमने हमारे फैंसीसी एलायंस के सदस्यों को मारने की हिम्मत की? मेरे लिए रुको, ये मामला आज खत्म नहीं हुआ। अगुवा आदमी ने क्रूर चेहरा बनाकर एक कठोर बात कही और तेजी से भागने की गति बढ़ाई। सीनियर भाई लोकेश, उसे भागने मत देना, अवीला ने तुरंत चिल्लाया। कुत्ते चोर, कहाँ भाग रहा है? लोकेश ने बिना सोचे तुरंत चाकू उठाया और पीछा किया, अगुवा आदमी के साथ लड़ते हुए। फैंसीसी एलायंस के नेता के रूप में अगुवा आदमी काफी ताकतवर था, लेकिन गोल्डन ब्लेड सेक्ट के प्रतिभाशाली योद्धा लोकेश की तुलना में वह थोड़ा पीछे था। दोनों ने दर्जनों चालों तक लड़ाई की। आखिरकार लोकेश ने अपनी बाह में चाकू लगने के जोखिम के बावजूद अगुवा आदमी को जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने उसकी गर्दन पर एक लंबा चाकू रख दिया ताकि वो हिल न सके। हीरो, मुझे मत मारो। मुझे पता है मैं गलत था। मेरे पास 80 साल की पत्नी और एक नवजात बच्चा है। कृपया धैर्य रखें और मेरी जान बख्श दें। मैं वादा करता हूँ कि भविष्य में नया इंसान बनूंगा। अगुवा आदमी घबरा गया और दया की भीख मांगने लगा। अगर आज ये जान पड़ता तो पहले इतनी मेहनत क्यों करते? लोकेश ने ठंडे चेहरे के साथ कहा। मार्शल आर्ट्स की दुनिया में लोग मजबूरी में आ जाते हैं, और मेरे पास भी कोई चारा नहीं था। अगुवा आदमी ने दुखी होकर रोते हुए याचना की। हीरो, अगर तुम मुझे जीवित रहने दो तो मैं तुम्हें सारा खजाना दे दूंगा जो मुझे मिला है। ठीक जब लोकेश कुछ कहने वाला था, उसने एक रोशनी की चमक देखी और एक लंबा चाकू अचानक उस आदमी की छाती में घुस गया। कार्रवाई करने वाला कोई और नहीं बल्कि अवीला थी। सीनियर भाई लोकेश, ऐसे बेशर्म आदमी से इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? ऐसे लोगों को बस मार देना चाहिए। अवीला का चेहरा ठंडा था, जैसे वो अभी भी गुस्से में हो, और उसने आदमी को और कुछ बार चाकू मारा जब तक कि वो पूरी तरह से हिलना बंद न कर दे। लोकेश ने हल्के से भौहें सिकोड़ी, लेकिन कुछ नहीं कहा। फैंसीसी एलायंस के सदस्यों ने बुराई की थी और मरने के लायक थे। सीनियर भाई लोकेश, धन्यवाद। तुम्हारी समय पर कार्रवाई के लिए धन्यवाद, वरना मैं खतरे में पड़ जाती। अवीला ने चाकू वापस लिया और लोकेश की ओर आभार से मुस्कुराई। ये मानना होगा कि अवीला बहुत सुंदर है और उसका व्यक्तित्व शानदार है। ऐसी साधारण मुस्कान के साथ लोकेश की पहले की नाखुशी पूरी तरह गायब हो गई। ये कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा प्रयास था। लोकेश ने मुस्कुराया। सीनियर सिस्टर अवीला, हमारे सीनियर भाई ने अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हें बचाया। तुम्हारे लिए तो अच्छा था कि बिना सलाम किए अकेले भाग जाओ। क्या ये ठीक है? गोल्डन ब्लेड सेक्ट के एक शिष्य ने ठंडे चेहरे के साथ कहा। हालांकि बाकी लोग नहीं बोले, उनके चेहरों के हावभाव बहुत अच्छे नहीं थे। जाहिर था कि वे सभी अवीला के अभी के नदी पार करके पुल तोड़ने वाले व्यवहार से बहुत नाखुश थे। गलतफहमी मत करो, मैंने सिर्फ इसलिए जल्दी पीछे हट लिया क्योंकि मैं थक चुकी थी और मदद नहीं कर सकती थी। अगर मैं वहां रुकी होती तो मैं तुम्हारे लिए बोझ बन जाती। तुम्हारा ध्यान भटकाने से बचने के लिए मैंने अनिच्छा से वहां छोड़ दिया। मेरा कोई और मतलब नहीं था। अवीला ने नेक और प्रेरणादायक अंदाज में कहा। तो हमें अभी भी तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए, गोल्डन ब्लेड सेक्ट के शिष्य ने अजीब लहजे में कहा। जूनियर भाई, तुमने जो कहा वह गंभीर है। गोल्डन ब्लेड सेक्ट और मंदारिन डक सेक्ट का हमेशा से अच्छा रिश्ता रहा है। हम एक दूसरे की मदद करते हैं, जैसा कि होना चाहिए। अगर मैंने कुछ गलत किया तो कृपया मुझे माफ कर दो। अवीला ने गहराई से झुककर सलाम किया और बहुत ईमानदार लगी। गोल्डन ब्लेड सेक्ट का शिष्य बोलने वाला था, लेकिन लोकेश ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। ठीक है, जो बीत गया वो बीत गया, बस अवीला ठीक है। सीनियर भाई लोकेश, तुम्हारी समझ के लिए धन्यवाद। अवीला ने हल्के से सिर हिलाया और सलाम किया, आभार के आंसुओं के साथ। जब उसने सिर झुकाया
तो उसके होठों पर एक मुस्कान चमकी। हालांकि कई गोल्डन ब्लेड सेक्ट के शिष्य अवीला के किए से नाखुश थे, लेकिन लोकेश की खातिर उन्होंने आखिरकार इसे बर्दाश्त कर लिया। इसलिए लोकेश की सुरक्षा में अवीला सुरक्षित रूप से टोली में शामिल हो गई। अवीला, मैं तुम्हें परिचय कराता हूँ। ये है मिस नैना। वे नेक दिल इंसान है। ये ठीक उसी तरह है जैसे मिस नैना ने बचाव के लिए कदम उठाया और फैंसीसी एलायंस के लोगों को भगाया, जिससे हम सुरक्षित रह सके। लोकेश ने अवीला को आगे ले जाकर संक्षेप में परिचय कराया। मिस नैना, धन्यवाद। अवीला ने नैना राय की ओर हल्के से झुककर सलाम किया और आभार से कहा, जान बचाने की कृपा का मैं बदला नहीं चुका सकती। जब मैं स्कूल लौटूंगी तो मैं निश्चित रूप से स्कूल के बड़ों को बताऊंगी और तुम्हें भारी इनाम दूंगी। न्यूशिया अवीला, तुम बहुत विनम्र हो। नैना राय ने हल्के से मुस्कुराया। तुम भाई लोकेश की मंगेतर हो, तो तुम हमारी दोस्त भी हो। तलवार उठाकर मदद करना स्वाभाविक है। मिस नैना, चाहे जो हो, हमारा गोल्डन ब्लेड सेक्ट और मंदारिन डक सेक्ट तुम्हारे एहसानमंद हैं। लोकेश ने अपनी मुट्ठियां जोड़ी। फैंसीसी एलायंस कोई अच्छा दुश्मन नहीं है। दोनों पक्षों का संयोग से मिलना हुआ और नैना राय फैंसीसी एलायंस को नाराज करने का जोखिम उठाकर बचाव के लिए आई। वह इस कृपा को अपने दिल में रखेगा। अवीला, मिस नैना के पास वाला व्यक्ति भाई विक्रम राठौड़ है। वह युवा और होनहार है, मार्शल आर्ट्स में मजबूत है। यहाँ तक कि रोमिंग ड्रैगन सेक्ट के सख्त निषेध के तहत वह उससे हार गया। लोकेश ने फिर से अपनी ओर इशारा किया और परिचय कराया। ओ, रोमिंग ड्रैगन सेक्ट के दूसरे शिष्य को हरा सकते हैं। भाई विक्रम वाकई ताकतवर हैं। अवीला ने अपनी मुट्ठियां जोड़ी और चमकती आंखों से कहा, देखते हुए कि भाई विक्रम इतने युवा हैं, वे किसके शिष्य हैं? सामने वाला व्यक्ति सुंदर और अच्छी तरह से तैयार है। वह वाकई एक दुर्लभ और आकर्षक पुरुष है। बिना किसी सेक्ट के मैं एक प्रथम स्तरीय सन्यासी हूँ। विक्रम राठौड़ ने शांत स्वर में कहा, ये तो बहुत अच्छा है। हमारे मंदारिन डक सेक्ट को भाई विक्रम जैसे युवा प्रतिभाओं की जरूरत है। क्या भाई विक्रम हमारे साथ शामिल होने में रुचि रखते हैं? अवीला ने ईमानदार अभिव्यक्ति दिखाई। अगर वो गगनेश को हरा सकता है तो उसकी ताकत लोकेश से कम नहीं होनी चाहिए। इतनी कम उम्र में इतने स्तर की खेती के साथ अगर उसे सेक्ट में भर्ती किया जा सकता है तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। बेशक, मुख्य कारण ये है कि दूसरा व्यक्ति बहुत सुंदर है और वह उसका प्रकार है। मैं आलसी जीवन का आदी हूँ और किसी भी सेक्ट में शामिल होने में कोई रुचि नहीं है। विक्रम राठौड़ ने सिर हिलाकर मना कर दिया। भाई लोकेश, जब तुम दुनिया में चलते हो, तुम कमजोर हो और आसानी से धमकाए जा सकते हो। अगर तुम्हारे पास हमारे मंदारिन डक सेक्ट की सुरक्षा हो तो बात अलग होगी। भाई लोकेश, तुम्हारी प्रतिभा और काबिलियत के साथ अगर तुम मंदारिन डक सेक्ट में प्रवेश करते हो तो तुम्हें निश्चित रूप से बहुत महत्व दिया जाएगा। अवीला ने प्रलोभन दिया। यहाँ तक कि मैं इस लड़के से निपट नहीं सका, तो तुम्हें मंदारिन डक सेक्ट क्या लगता है? पास खड़े प्रभाकर ने अचानक कहा। उसे हमेशा विक्रम राठौर का शिष्य बनने से इनकार करना स्वीकार नहीं था। ये कौन है? अवीला ने एक नजर डाली और हल्के से भौहें सिकोड़ी, लेकिन उसने हमला नहीं किया। ओह, मैं परिचय देना भूल गया। ये है सीनियर प्रभाकर, जिन्हें डेजर्ट ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। लोकेश ने जल्दी से याद दिलाया। क्या? डेजर्ट ड्रैगन? दक्षिण पश्चिम के 5 ताकतवरों में से एक? अवीला की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। डेजर्ट ड्रैगन प्रभाकर एक ताकतवर मार्शल आर्ट्स मास्टर है। उसकी ताकत अपने नेता से कहीं ज्यादा है। अफवाह है कि प्रभाकर का ड्रैगन कभी उसका अंत नहीं देखता, तो वह यहाँ कैसे प्रकट हो सकता है और इन लोगों के साथ घूम रहा है? क्या कोई समस्या है? प्रभाकर ने तिरछी नजर डाली, ठंडी अभिव्यक्ति के साथ। जूनियर अवीला ने सीनियर प्रभाकर से मुलाकात की। अवीला ने तुरंत अपनी मुट्ठियां उठाकर सलाम किया। मैंने अपने मास्टर से सुना है कि सीनियर प्रभाकर की जादुई शक्तियां बेजोड़ और अजेय है। आज सीनियर प्रभाकर की शान देखने का मौका मिला।
मैं वाकई भाग्यशाली हूँ। हाँ, तुम लड़की बातें करना अच्छी तरह जानती हो। प्रभाकर का चेहरा नरम पड़ गया। 1000 बार पहनो, चापलूसी कभी नहीं घिसती। भले ही उसे पता था कि सामने वाला व्यक्ति तारीफ कर रहा है, फिर भी सुनना बहुत सुकूनदायक था। मैं जो कहती हूँ वो सच है। मेरे मास्टर भी सीनियर प्रभाकर की बहुत तारीफ करते हैं। अगर सीनियर प्रभाकर के पास समय हो तो हमारे मंदारिन डक सेक्ट में मेहमान के रूप में आ सकते हैं। अवीला ने निमंत्रण दिया। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, प्रभाकर ने शांत स्वर में कहा। न्यूशिया अवीला, अभी फैंसीसी एलायंस ने तुम्हारे मंदारिन डक सेक्ट को घेर लिया था। ऐसा लगता है कि खजाना छीनने के लिए। तुमने यहाँ क्या खजाना पाया? क्यों न हमें दिखाओ? इस समय करणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। पहले फैंसीसी एलायंस के सदस्य मंदारिन डक सेक्ट के हाथों में खजाने के लिए जान जोखिम में डाल रहे थे। वो बहुत उत्सुक था। आखिर ऐसा क्या हो सकता है जो मंदारिन डक सेक्ट के शिष्यों को अपनी जान जोखिम में डालकर भी हार न मानने दे? खजाना? कौन सा खजाना? अवीला ने अनजान बनने का नाटक किया। न्यूशिया अवीला, ऐसा कहने का कोई मतलब नहीं। हमने अभी जो हुआ उसे साफ तौर पर देखा। अगर खजाने की बात न होती तो फैंसीसी एलायंस तुम्हें घेरकर क्यों मारता? करणवीर ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा। हाँ, न्यूशिया अवीला, हम सिर्फ अपनी नजरें चौड़ा करना चाहते हैं और हम तुम्हारा खजाना नहीं चुराएंगे। तुम इतनी कंजूस तो नहीं हो ना? ब्लैक स्कॉर्पियन टीम की छोटे बालों वाली महिला ने उदास स्वर में कहा। आप लोग मजाक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको दिखाना नहीं चाहती। बस अभी मेरे पास ये खजाना नहीं है तो मैं इसे अभी के लिए निकाल नहीं सकती। अवीला ने सिर हिलाया। वह स्वाभाविक रूप से धन को गुप्त रखने का सिद्धांत समझती है। अगर खजाना सार्वजनिक कर दिया गया तो कुछ बुरे इरादों वाले लोग इसे ललचा सकते हैं। न्यूशिया अवीला, तुम अपने खजाने को इतनी ताकत से बचा रही हो और ये तुम्हारे पास नहीं है। अगर ये खो गया तो? करणवीर ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा। मैंने खजाने को छिपा दिया है ताकि कोई इसे न ढूंढ सके। मैं इसे तब तक सार्वजनिक नहीं करूंगी जब तक मंदारिन डक सेक्ट से रीइंफोर्समेंट्स नहीं आ जाते। अगर आप देखना चाहते हैं तो कुछ दिन इंतजार करना पड़ सकता है, अवीला ने मुस्कुराकर कहा। न्यूशिया अवीला ने ऐसा कहा तो इंतजार करने में कोई दिक्कत नहीं। करणवीर ने ज्यादा परेशान नहीं किया। ये देखा जा सकता है कि सामने वाला व्यक्ति बहुत सतर्क है और आसानी से खजाने की जानकारी उजागर नहीं करेगा। अगर सवाल पूछते रहे तो ये शक पैदा करेगा। अवीला, ये जगह बहुत खतरनाक है। मैं तुम्हें पहले वापस भेज दूं, लोकेश ने अचानक कहा। मंदारिन डक सेक्ट के सभी शिष्य मारे गए और अब अवीला भी घायल थी। वो अकेली और कमजोर थी और यहाँ रहना निस्संदेह खतरनाक था। सीनियर भाई लोकेश, मैं तुम्हारी कृपा की सराहना करती हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं जा सकती। अवीला ने सिर हिलाया। क्यों? लोकेश को थोड़ा अजीब लगा। क्योंकि मुझे एक खजाना मिला है, अवीला ने आश्चर्य से कहा। खजाने की जगह? ये कैसी खजाने की जगह? इन शब्दों के साथ सभी उत्साहित हो गए। वे नखलिस्तान में मूल रूप से खजाना तलाशने आए थे, लेकिन दुर्भाग्य से न सिर्फ उन्हें कुछ नहीं मिला, बल्कि कई जानें भी गंवा दी। अब जब उन्होंने खजाने की जगह का जिक्र सुना, तो स्वाभाविक रूप से बहुत उत्साहित थे। दरअसल, मैं इस खजाने की जगह को तब तलाशने की योजना बना रही थी जब हमारे सेक्ट के रीइंफोर्समेंट्स आ जाए। अवीला बोलना चाहती थी, लेकिन रुक गई, इसलिए कार्रवाई करना मुश्किल था। न्यूशिया अवीला, ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। अगर इसे गंवा दिया तो ये फिर कभी नहीं आएगा। जब तक मंदारिन डक सेक्ट के खास लोग आ जाए, तब तक कोई उस खजाने की जगह को पहले ही जीत चुका होगा। करणवीर थोड़ा बेचैन था। उसे आखिरकार खजाना तलाशने का मौका मिला था, इसलिए वह इसे छोड़ने को तैयार नहीं था। हाँ, न्यूशिया अवीला, हम अब एक ही नाव में सवार हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें सच बताना चाहिए। हम साथ मिलकर खजाना तलाश सकते हैं और फिर खजाने को बराबर बांट लेंगे। क्या ये शानदार नहीं होगा? छोटे बालों वाली महिला ने सहमति जताई। आपको बताना असंभव नहीं है,
लेकिन हमें पहले सहमति करनी होगी कि ये खजाने की जगह हमारे मंदारिन डक सेक्ट ने खोजी थी। अगर हमें कोई खजाना मिलता है तो हमारा मंदारिन डक सेक्ट आधा लेगा और बाकी आधा आप लोग बराबर बांट सकते हैं। कैसा रहेगा? अवीला ने स्थिति का फायदा उठाया और शर्तें रख दी। वो खजाने की जगह खतरों से भरी है। मंदारिन डक सेक्ट की ताकत के साथ भले ही वे संयोग से खजाना हासिल कर लें, उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए उसने जानबूझकर अभी ये विषय उठाया ताकि सामने वाले लोगों का ध्यान आकर्षित हो और रास्ता तलाशने के लिए कुछ बलि के बकरों को ढूंढा जाए। अगर ये हो गया तो सबसे अच्छा होगा। आधा खजाना मंदारिन डक सेक्ट को विकसित करने के लिए काफी होगा। अगर ये नाकाम रहा तो उसे कुछ भी नुकसान नहीं होगा। ये कह सकते हैं कि यह एक निश्चित लाभ का सौदा है। क्या तुम अकेले आधा लेना चाहती हो? ये सुनकर करणवीर ने अचानक भौहें सिकोड़ी। न्यूशिया अवीला, तुम्हारी भूख कुछ ज्यादा नहीं है? हम इतने सारे लोग हैं और तुम अकेली हो। सिर्फ मुंह खोलकर आधा मांग लिया। हम इसे कैसे बांटेंगे? सही कहा, तुम एकदम शेर की तरह बड़ा मुंह कर रही हो। छोटे बालों वाली महिला ने असंतुष्ट नजरों से देखा। कुछ किए बिना आधा खजाना मांगना वाकई लालचीपन है। सब लोग, ऐसा मत कहो। इस खजाने की जगह के बारे में सिर्फ मुझे पता है। सामान्य तौर पर मुझे सिर्फ 1-2 दिन इंतजार करना है जब तक कि हमारे सेक्ट के लोग न आ जाए, और फिर मैं अंदर के सारे खजाने ले सकती हूँ। आप लोगों ने मुझे बचाया, इसलिए मैं सच बता रही हूँ। हमारा मंदारिन डक सेक्ट सिर्फ आधा खजाना लेगा, जो पहले से ही बहुत सिद्धांतपूर्ण है। अवीला ने हल्के से कहा। उसका मतलब बहुत साफ है। मैं स्पष्ट रूप से सारे खजाने अपनी जेब में रख सकती थी, लेकिन अब मैंने आधा बाहर कर दिया। ये सुनकर ब्लैक स्कॉर्पियन टीम के सदस्य एक दूसरे को देखने लगे। हालांकि वे थोड़े असंतुष्ट थे, उन्हें नहीं पता था कि इसका खंडन कैसे करना है। आखिरकार गारंटी खोजने के लिए अवीला को रास्ता दिखाना होगा। मिस नैना, आपका क्या ख्याल है? करणवीर ने मुड़कर समस्या को नैना राय की ओर उछाला। आखिरकार नैना राय इस टीम की नेता है। चाहे वह प्रभाकर हो या लोकेश, उन्हें कुछ नजरअंदाज करना पड़ता है। मैं यहाँ सिर्फ एक खजाने के लिए आई हूँ। बाकी में मेरी कोई रुचि नहीं है। अगर न्यूशिया अवीला मुझे पहले चुनने दे तो मैं बाकी खजानों को छोड़ सकती हूँ। नैना राय ने हल्के से कहा। कोई दिक्कत नहीं, अवीला ने सहमति जताई। वो देख सकती थी कि नैना राय की इस टीम में बहुत मजबूत राय है, और जब तक दूसरा पक्ष समझौता करता है उसकी योजना आसानी से चल जाएगी। सीनियर प्रभाकर, आपका क्या ख्याल है? करणवीर ने मुड़कर प्रभाकर की ओर देखा। नैना राय टीम की नेता है, लेकिन मौजूद सबसे ताकतवर व्यक्ति डेजर्ट ड्रैगन प्रभाकर है। दूसरों का फैसला पूरी स्थिति को प्रभावित करता है। मैं अकेला हूँ और ज्यादा खजाने नहीं चाहता। अगर मुझे कुछ पसंद आया तो बस 2 चुन लूंगा और बाकी आपके लिए हैं। प्रभाकर का रवैया बड़ा और लापरवाह लगता है, लेकिन वास्तव में ये सोच समझकर है। कोई नहीं जानता कि खजाने की जगह में क्या है। अगर वो पहले 2 शीर्ष खजाने चुन सकता है तो निस्संदेह उसे फायदा होगा। बिल्कुल नुकसान नहीं। सीनियर प्रभाकर ने मुंह खोला, और ये जूनियर स्वाभाविक रूप से मना नहीं करेगा। अवीला ने फिर से सिर हिलाया। जब तक प्रभाकर और नैना राय का ख्याल रख लिया जाए, बाकी लोगों को अपने हिसाब से छोड़ सकते हैं। चूंकि सीनियर प्रभाकर और मिस नैना सहमत हो गए हैं, हमारे पास मना करने का कोई कारण नहीं है, तो चलो ऐसा ही करते हैं। करणवीर के पास सिर हिलाने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि वो थोड़ा अनिच्छुक था। ब्लैक स्कॉर्पियन टीम कमजोर थी और उसके पास बोलने का कोई अधिकार नहीं था, इसलिए वो सिर्फ साथ चल सकता था। ठीक है, आप सभी खुशमिजाज लोग हैं, तो हमारी बात पक्की। अवीला ने मुस्कुराया और चुपके से खुश हुई। ये लोग वाकई धोखा खाने में आसान हैं, और कुछ शब्दों में ही इन्हें मना लिया गया। न्यूशिया अवीला, अब और देर न करें। क्यों न हमें जल्दी से खजाने की जगह पर ले चलें, ताकि रात लंबी न हो और सपने ज्यादा न आए। करणवीर ने जल्दबाजी की। दिन के समय
नखलिस्तान अपेक्षाकृत सुरक्षित है। अगर रात हो गई तो हर तरह के राक्षस बेहद सक्रिय हो जाएंगे, जो असली खतरा है। सब लोग मेरे साथ आए। अवीला ने समय बर्बाद नहीं किया। एक गोली खाने के बाद उसने रास्ता दिखाना शुरू किया। एक बड़ा समूह सीधे खजाने की जगह की ओर बढ़ा। रास्ते में सभी रुकते चलते रहे। लगभग 3 घंटे चलने के बाद वे आखिरकार अपने गंतव्य के पास पहुंचे। यह एक घने जंगल में छिपी एक झील थी। झील बहुत बड़ी थी, पानी अथाह था और पानी पर बादल और कोहरा छाया हुआ था, जिससे पहली नजर में साफ देखना मुश्किल था। झील के आसपास बहुत शांति थी, इतनी कि ये डरावनी लगती थी। चारों ओर देखने पर कोई भी जीवित चीज नहीं दिखती थी, न कीड़े, न मछलियां, न पक्षी, न जानवर, बस एक मृत सन्नाटा। पहली नजर में ये एक स्थिर चित्र की तरह लगता था। सिर्फ जब हल्की हवा चलती थी तो झील पर लहरें दिखाई देती थी। क्या? जैसे ही वो झील के पास पहुंचा, विक्रम राठौर का स्काई आई बीड जैसे कुछ भाप गया और अचानक हल्के से कंपन करने लगा और हल्की रोशनी उत्सर्जित करने लगा। स्काई आई बीड में इतनी स्पष्ट प्रतिक्रिया होना इस बात का सबूत है कि झील के पास कुछ खजाना छिपा होना चाहिए। शायद वे जिस ड्रैगन सोर्सची की तलाश कर रहे हैं वह यहाँ हो। क्या हुआ? विक्रम राठौर के अजीब व्यवहार ने पास खड़ी नैना राय का ध्यान जल्दी ही खींच लिया। स्काई आई बीड में संवेदन हो रहा है। विक्रम राठौर ने धीमे स्वर में जवाब दिया। क्या? नैना राय की आंखें चमक उठीं और उसका पूरा दिल उछल पड़ा। क्या ये ड्रैगन सोर्सची है? ये कहना मुश्किल है। विक्रम राठौर ने हल्के से सिर हिलाया। स्काई आई बीड वास्तव में कुछ असाधारण खजानों को भाप लेता है, लेकिन ये सटीक रूप से नहीं बता सकता कि खजाना क्या है। इसलिए वो निश्चित नहीं हो सकता था कि झील के पास छिपी चीजें ड्रैगन सोर्सची है या नहीं। एकमात्र बात जो निश्चित है वो ये है कि स्काई आई बीड में इतनी मजबूत प्रतिक्रिया पैदा करने वाली चीज निश्चित रूप से कोई साधारण वस्तु नहीं हो सकती। चाहे जो हो, मुझे खुद इसकी पुष्टि करनी होगी। मैं स्थिति के हिसाब से काम करूंगी और कोई भी सुराग नहीं छोड़ूंगी। नैना राय ने गंभीरता से कहा। अगर पास में वाकई ड्रैगन सोर्सची छिपी है तो वह इसे चाहे जो हो हासिल कर लेगी। समझ गया। विक्रम राठौड़ ने सिर हिलाया। ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन ध्यान से देखने लगा। स्काई आई बीड से संवेदन अभी भी जारी था और जितना वह झील के करीब जाता, कंपन उतना ही ज्यादा स्पष्ट होता। इससे पता चलता है कि असाधारण खजाना शायद इस झील में छिपा होना चाहिए। हालांकि झील बहुत बड़ी है, बादलों और कोहरे से ढकी हुई है और झील अथाह है। इसमें असाधारण खजाने ढूंढना आसान नहीं है। अवीला, यही वो खजाने की जगह है जिसे तुमने बताया था? ये तो साधारण लगती है। लोकेश ने चारों ओर देखा। थोड़ा अजीब लग रहा था। यहाँ झील और तरह तरह के फूल, पौधों और पेड़ों के अलावा कुछ भी खास नहीं था। सच कहें तो झील के किनारे कुछ जानवरों की हड्डियां थोड़ी डरावनी लग रही थी। न्यूशिया अवीला, क्या तुमने गलत जगह देख ली? ये तो बस एक झील है, यहाँ कोई खजाना कैसे हो सकता है? करणवीर ने हल्के से आंखें सिकोड़ी। थोड़ा नाखुश लग रहा था। उसे लगा था कि खजानों के पहाड़ होंगे, लेकिन उसे सिर्फ एक झील दिखी। समय की बर्बादी। कृपया धैर्य रखें, ये वाकई में एक खजाने की जगह है, बस आप अभी इसे नहीं देख सकते। अवीला ने आत्मविश्वास भरे चेहरे के साथ कहा। इसका क्या मतलब है? क्या यहाँ कोई और दुनिया है? करणवीर ने पूछा। बिल्कुल सही। अवीला ने सिर हिलाया और जारी रखा। यहाँ दिन में शांति रहती है, लेकिन रात में स्थिति अलग होती है। कैसे अलग? क्या खजाना खुद बाहर निकल आएगा? करणवीर ने उदासीनता से कहा। आपने सही अनुमान लगाया। खजाना इस झील के तल में छिपा है। अवीला ने मुस्कुराते हुए लेकिन बिना मुस्कान के कहा, यहाँ का भूभाग अजीब है। रात में झील का पानी उल्टा बहेगा, जिससे कम ज्वार बनेगा। उस समय झील के तल का असली चेहरा पूरी तरह से सामने आ जाएगा। ओह, ऐसी बात है? करणवीर ने भौहें उठाई और तुरंत रुचि ले ली।
कोई आश्चर्य नहीं कि सतह पर कोई सुराग नहीं था। पता चला कि खजाना झील के तल में छिपा है। लड़की, तुम्हें इतना साफ कैसे पता? प्रभाकर ने जानबूझकर या अनजाने में पूछा। सीनियर प्रभाकर को जवाब देते हुए, मैंने कल रात को संयोग से ऐसा अजीब दृश्य देखा, इसलिए मुझे इतना यकीन है। अवीला ने सचमुच जवाब दिया। कल रात जब वो मंदारिन डक सेक्ट के शिष्यों को खजाना तलाशने के लिए ले जा रही थी, वह संयोग से इस झील के पास से गुजरी और उसे झील के पानी के उल्टा बहने का अजीब दृश्य देखने का सौभाग्य मिला। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि झील के तल में एक विशाल महल जैसी इमारत छिपी थी। ये चमक से भरी थी और जाहिर तौर पर अंदर कई असाधारण खजाने छिपे थे। दुर्भाग्य से कल रात झील के आसपास बहुत सारे राक्षस थे और उसने जोखिम लेने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह मौके की प्रतीक्षा करती रही। अप्रत्याशित रूप से सुबह होने के बाद झील ने फिर से पूरी झील को भर दिया, जिससे महल पूरी तरह से दब गया। अवीला को यकीन नहीं था कि झील के अंदर क्या हो रहा है, इसलिए उसने पानी में उतरने की हिम्मत नहीं की। लड़की, क्या तुम्हें यकीन है कि इस झील के नीचे खजाना छिपा है? प्रभाकर ने फिर से पूछा। ये पूरी तरह सच है, मैं इसकी कसम खा सकती हूँ। अवीला ने दृढ़ता से कहा। ठीक है, तो हम यहाँ इंतजार करेंगे और रात में हम देखेंगे कि झील के तल में क्या हो रहा है। प्रभाकर ने सिर हिलाया। सीनियर प्रभाकर, रात तक इंतजार क्यों करना? क्या अभी झील में उतरकर तलाश करना बेहतर नहीं होगा? करणवीर ने सुझाव दिया। सभी जानते हैं कि रात में राक्षस सक्रिय हो जाते हैं। भले ही अभी शांति है, लेकिन जैसे ही अंधेरा होगा, झील के आसपास तरह तरह के राक्षस प्रकट हो सकते हैं। तब ये खतरनाक हो जाएगा। ये झील इतनी गहरी है कि एक नज़र में इसका तल दिखाई नहीं देता। अगर तुम अभी नीचे जाओ तो दिशा भी नहीं बता सकते। खजाना कैसे तलाशोगे? प्रभाकर ने शांत स्वर में कहा। सीनियर प्रभाकर, सच कहूं, मेरी टीम के सदस्यों ने सैकड़ों जंगें देखी हैं और वे तरह तरह के कौशलों में माहिर हैं। वे गोताखोरी में भी अनुभवी हैं। पहले से नीचे जाकर स्थिति की तलाश करना कोई बुरा विचार नहीं है। करणवीर काफी गर्व से बोला। हालांकि उनकी ब्लैक स्कॉर्पियन टीम के सदस्य ताकत के मामले में शीर्ष नहीं थे, लेकिन वे सभी जीवित रहने में विशेषज्ञ थे, वरना नैना राय ने रास्ता दिखाने के लिए उन्हें भारी कीमत पर नहीं रखा होता। सच में? प्रभाकर ने हल्के से भौहें उठाईं और मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हारे लोग वाकई खजाने की जगह ढूंढ सकते हैं, तो मैं फैसला ले सकता हूँ और तुम्हें ज्यादा खजाने दे सकता हूँ। धन्यवाद, सीनियर प्रभाकर। ये सुनकर करणवीर का चेहरा खुशी से चमक उठा। यही वह चाहता था। उसकी ब्लैक स्कॉर्पियन टीम को इन खास लोगों पर कोई लाभ नहीं था। अगर वे मेहनत नहीं करते तो खजाना कैसे पाएंगे? कप्तान करणवीर, मेरे देखे से इंतजार करना ही बेहतर है। इस समय नैना राय ने अचानक कहा, कोई नहीं जानता कि इस झील के तल में क्या छिपा है। अगर जल्दबाजी में पानी में उतरे तो आसानी से खतरा हो सकता है। किनारे पर अगर कोई राक्षस टकरा जाए तो अभी भी भागने का मौका है। झील के तल में अगर तुम खतरे में पड़ गए तो मरने का सिर्फ एक रास्ता है। मिस नैना, निश्चिंत रहें। मेरी टीम के सदस्यों को 5 साल से ज्यादा गोताखोरी का अनुभव है और वे पानी के नीचे की स्थिति से परिचित हैं। मुझे विश्वास है कि वे तरह तरह की आपात स्थितियों से निपट सकते हैं। करणवीर आत्मविश्वास से भरा था। स्वाभाविक रूप से ऐसा करने पर उसका छिपा हुआ मकसद था। अगर खजाने को सामान्य रूप से बांटा गया तो उनकी ब्लैक स्कॉर्पियन टीम की स्थिति को देखते हुए उन्हें बिल्कुल हिस्सा नहीं मिलेगा। अगर वे पहले तलाश करें तो वे कुछ खजाने निजी तौर पर छिपा सकते हैं। तब तक उनकी ब्लैक स्कॉर्पियन टीम सबसे बड़ी विजेता होगी। चूंकि कप्तान करणवीर इतने आश्वस्त हैं तो कृपया उन्हें बुलाएं। अवीला ने आधी मुस्कान के साथ कहा। बुल, 2 लोगों को लेकर रास्ता तलाशने जाओ। अगर कुछ होता है तो तुरंत बताओ। करणवीर ने मुड़कर अपने पीछे के गंजे आदमी की ओर आंख मारी। बाद वाला ने सिर हिलाया और जल्दी ही मतलब समझ गया। तुम दोनों मेरे साथ आओ।
गंजे आदमी ने ब्लैक स्कॉर्पियन टीम के 2 सदस्यों को आदेश दिया और सीधे झील की ओर चला। जब वे झील पर पहुंचे, तीनों ने अपने कपड़े उतारे, चश्मे पहने, अपने मुंह में तलवारें दबाईं और फिर धूम की आवाज के साथ झील में कूद गए। पूरी तरह से गायब हो गए। गंजे आदमी के पानी में उतरने के बाद लहराता पानी धीरे धीरे शांत हो गया। सभी लोग झील के किनारे खड़े थे, चुपचाप इंतजार कर रहे थे, प्रत्येक अपने विचारों में खोया हुआ। ये झील बहुत शांत थी, पानी हल्का हरा था, दृश्यता बहुत कम थी और इसमें कोई मछली या झींगा नहीं था, जो स्पष्ट रूप से सामान्य नहीं था। समय धीरे धीरे बीतता गया और जल्द ही 5 मिनट बीत गए। झील की सतह अभी भी शांत थी, अंदर कोई हलचल नहीं थी। पहले पानी में उतरे 3 लोग बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए, जैसे मिट्टी के बैल समुद्र में प्रवेश कर गए हों, बिना कोई लहर बनाए। 5 मिनट तो हो गए ना? वे अभी तक ऊपर क्यों नहीं आए? क्या वे खतरे में हैं? ये संभव नहीं है। अगर पानी के नीचे वाकई कोई राक्षस होता, तो तीनों को किसी न किसी तरह संघर्ष करना पड़ता। लेकिन अब कोई हलचल नहीं है, जो ये साबित करने के लिए काफी है कि तीनों खतरे में नहीं हैं। क्या उन्हें कोई अंडरकरंट नहीं मिला और वे डूब गए? सभी लोग शांत झील को देखकर बातें करने और तरह तरह के अनुमान लगाने लगे। योद्धाओं की शारीरिक फिटनेस सामान्य लोगों से ज्यादा मजबूत होती है, लेकिन आमतौर पर सांस रोकने का समय सिर्फ 5 या 6 मिनट होता है। अगर ये जोरदार व्यायाम हो, तो समय और भी कम हो जाएगा। अभी पानी में उतरे 3 लोगों के पास कोई गोताखोरी उपकरण नहीं था, सिर्फ एक जोड़ी चश्मे थे। अब 5 मिनट बीत चुके हैं और कोई नहीं दिखा, जो वाकई अजीब है। कप्तान करणवीर, तुम्हारी टीम के सदस्य पानी के नीचे कितने समय तक रह सकते हैं? नयना राय ने अचानक पूछा। सामान्य तौर पर लगभग 8 मिनट, करणवीर ने जवाब दिया। अब 6 मिनट हो गए हैं। अगर वे बाहर नहीं आए, तो शायद वे खतरे में हैं। नयना राय ने समय देखा। वो पानी के नीचे क्या हो रहा है साफ तौर पर नहीं देख सकती थी, और न ही वह ये तय करने की क्षमता रखती थी कि ब्लैक स्कॉर्पियन टीम के सदस्य खतरे में हैं या उन्हें खजाना मिल गया है। जब 8 मिनट की सीमा का समय खत्म हो जाएगा, अगर तीनों अभी भी कोई हलचल नहीं दिखाते, तो उन्हें सिर्फ बलिदान के रूप में मानना होगा। मिस नैना, मुझे अपनी टीम के सदस्यों पर भरोसा है, वे ठीक होंगे। करणवीर अभी भी बहुत आश्वस्त था। उसकी राय में इसकी बहुत संभावना है कि तीनों बुल ने खजाना ढूंढ लिया है और उसे छिपा रहे हैं। जैसे ही खजाना छिप जाएगा, तीनों स्वाभाविक रूप से सामने आएंगे। वाह! जब सभी लोग ध्यान से इंतजार कर रहे थे, अचानक एक सिर पानी से बाहर निकला, जिससे पानी चारों ओर छलक गया। ये गंजा आदमी बुल था। वाह वाह! 2 और पानी की छींटे लुढ़की, और ब्लैक स्कॉर्पियन टीम के बाकी 2 सदस्य भी सफलतापूर्वक सतह पर आ गए। बाहर आ गए, बाहर आ गए। सभी की आंखें चमक उठीं और वे उत्साहित हो गए। कप्तान, कुछ खोजा गया। बुल ने अपने चश्मे उतारे, अपने चेहरे पर पानी के दाग पोंछे और जोर से हंसा। मैंने अभी झील के तल में एक पानी के नीचे का महल देखा। ये बहुत शानदार और भव्य है। अंदर निश्चित रूप से कई खजाने छिपे हैं। पानी के नीचे का महल? इन शब्दों के साथ पूरा स्थान हंगामे में डूब गया। जिस इमारत को महल कहा जा सकता है, वह स्पष्ट रूप से कोई साधारण चीज नहीं है। शायद ये कोई प्राचीन खंडहर हो। और अक्सर इन प्राचीन खंडहरों में तरह तरह के असाधारण खजाने छिपे होते हैं। अगर वे 1 या 2 हिस्से भी बांट सकते हैं, तो ये उनके लिए कई जन्मों तक खाने पीने के लिए काफी होगा। हाँ हाँ हाँ, शानदार! इस झील के तल में वाकई खजाना है। लगता है न्यूशिया अवीला ने जो कहा वह सच है। ये जगह वाकई एक खजाने की जगह है। भाइयों, खड़े क्या हो? जल्दी कपड़े उतारो और पानी में उतरकर खजाना तलाशो। पुष्टि होने के बाद किनारे पर सभी लोग उत्साहित हो गए। हर कोई तैयार हो रहा था और बेसब्र था। बुल, तुमने बहुत अच्छा काम किया। जब काम पूरा हो जाएगा, सीनियर प्रभाकर भारी इनाम देंगे। करणवीर हंसा। पानी के नीचे का महल ब्लैक स्कॉर्पियन टीम ने खोजा था।
चाहे कैसे भी गणना करें, ये पहली उपलब्धि है। धन्यवाद सीनियर प्रभाकर। बुल ने हवा में अपनी मुट्ठियां जोड़ी। इस चाल का उपयोग मत करो। मैं हमेशा अपने वचन का पक्का हूँ। अगर तुम अगुवाई करने की हिम्मत करते हो तो मैं तुम्हें ज्यादा खजाने दूंगा। प्रभाकर ने हल्के से मुस्कुराया। खुशी की घटनाओं पर लोग उत्साहित होते हैं। इतनी मेहनत के बाद आखिरकार एक खजाना मिला। ब्लैक स्कॉर्पियन टीम के सभी सदस्य आदेश मानो और पानी में उतरो। करणवीर ने हाथ हिलाया और तुरंत आदेश दिया, गोल्डन ब्लेड सेक्ट के शिष्य मेरे साथ चलो। ये देखकर लोकेश ने बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं की और सीधे पानी में दौड़ा। उसे अपने शिक्षक की जिम्मेदारी थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से ढीला नहीं पड़ सकता था। ठीक जब सभी लोग उत्साह में थे और पानी में कूदकर खजाना हथियाने को तैयार थे, कुछ अप्रत्याशित हुआ। झील के बीच में अचानक एक विशाल पंख दिखाई दिया। पंख पानी से बाहर निकला और 3 मीटर ऊंचा था, जैसे एक छोटी नौका, और ये बेहद तेज था। जैसे ही ये प्रकट हुआ, ये सीधे तीनों बुल की ओर बढ़ा। ये चुपके से था और कोई हलचल नहीं हुई। बुल, किनारे पर आओ। करणवीर की तेज नजरों ने जल्दी ही असामान्यता को पकड़ लिया और तुरंत चेतावनी दी। कप्तान, क्या हुआ? तीनों बुल ने अपने पीछे कुछ भी अजीब नहीं देखा, बल्कि उलझन में दिखे। तुम्हारे पीछे, पीछे सावधान। करणवीर ने झील के बीच की ओर उंगली से इशारा किया। पीछे? तीनों बुल एक पल के लिए अवाक रह गए, फिर सभी पीछे मुड़े। उसी समय सरकती मछली का पंख अचानक डूब गया, जैसे कुछ भाप लिया हो, और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया, सिर्फ लहरों जैसे गोल छोड़कर। कप्तान, क्या तुमने गलत देखा? पीछे कुछ भी तो नहीं है? बुल ने बाएं-दाएं देखा, कुछ उलझन में था। बकवास बंद करो। किनारे पर आओ। करणवीर ने भौहें सिकोड़ी, बेचैनी महसूस कर रहा था। किनारे पर आओ। करणवीर का गंभीर चेहरा देखकर तीनों बुल ने हिम्मत नहीं की और तुरंत किनारे की ओर तैरने लगे। धम! इस पल में अचानक एक विशाल प्राणी तीनों के पीछे से पानी से बाहर निकला, जिससे उफनती लहरें उठीं। ये एक विशाल, गहरे रंग की अजीब मछली थी। मछली 10 मीटर से ज्यादा लंबी थी, मुंह में तेज दांत, आंखें लालटेन की तरह, और पंख स्टील के ब्लेड जैसे थे। जैसे ही वो पानी से बाहर निकला, वह कई मीटर ऊंचाई तक उछला, और फिर सभी की भयभीत नजरों के सामने ब्लैक स्कॉर्पियन टीम के एक सदस्य को एक ही बार में निगल गया। फिर एक और धोंक की आवाज के साथ वह झील में घुस गया और गायब हो गया। विशाल अजीब मछली के प्रकट होने से लेकर ब्लैक स्कॉर्पियन टीम के सदस्य को निगलने और फिर झील में डूबने तक पूरी प्रक्रिया इतनी तेजी से हुई कि कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे सका। खाए गए ब्लैक स्कॉर्पियन टीम के सदस्य ने चीख तक नहीं मारी और गायब हो गया। बस पानी में उफान दिखा और झील के तल से चमकीला लाल खून बाहर निकला। क्या? बुल और ब्लैक स्कॉर्पियन टीम का दूसरा सदस्य अवाक रह गया। दोनों ने आंखें फाड़कर चारों ओर देखा। उनके चेहरों पर डर भरा था। अभी क्या हुआ? उसका छोटा भाई कहाँ गया? झील के तल से उबलता खून क्या है? तुम अभी भी क्या कर रहे हो? भागो! थोड़ा चौंकने के बाद करणवीर जोर से चिल्लाया, भागो! जल्दी भागो! दोनों बुल जैसे सपने से जागे। बिना कुछ सोचे उन्होंने अपने हाथ पैर जोर से चलाए और जितनी तेजी से हो सका किनारे की ओर तैरने लगे। इस समय पानी में उतरने की तैयारी कर रहे सभी लोग भी डर गए और अपनी जगह पर जम गए। हालांकि उन्होंने अभी साफ तौर पर नहीं देखा, लेकिन वे निश्चित हो सकते थे कि झील में खतरा है। वह विशाल काला साया जो चमककर गुजरा, ब्लैक स्कॉर्पियन टीम का गायब सदस्य और उफनता खून, ये सब साबित करने के लिए काफी था कि पानी में एक आदमखोर राक्षस है। धम! जब दोनों बुल बेतहाशा तैर रहे थे, विशाल अजीब मछली फिर से पानी से बाहर उछली, जिससे उफनती लहरें उठीं। इस बार मछली और तेज थी और पीछे से सीधे झपटी ब्लैक स्कॉर्पियन के दूसरे सदस्य का सिर काट लिया। आह! ब्लैक स्कॉर्पियन टीम का सदस्य जैसे कुछ भाप गया और मुड़ा, लेकिन उसे सिर्फ एक खूनी मुंह अपने सिर पर आता दिखा
और उसे एक पल में निगल लिया। पानी में चीखें अचानक रुक गईं। उफनते खून के अलावा एक भी मलबा नहीं बचा। हद है। बुल इतना डर गया कि उसका कलेजा फट गया। उसके हाथ पैर मोटर की तरह चल रहे थे और वह पानी में छटपटाता हुआ किनारे पर वापस तैरने की कोशिश कर रहा था। किनारे पर अगर उसे राक्षसों का सामना करना पड़ा तो वो अभी भी लड़ने में सक्षम था, लेकिन पानी में उसके हाथ बंधे थे और उसकी ताकत बहुत कम हो गई थी। इस विशाल राक्षस मछली के सामने, जो एक बार में एक आदमी को निगल लेती थी, कोई प्रतिरोध की गुंजाइश नहीं थी। हद है। मेरे भाई को सब्जी समझ रहे हो? देखो, मैं तुम्हें मार डालता हूँ। किनारे पर खड़ा करणवीर इतने गुस्से में था कि उसने अपनी AK राइफल निकाली और बुल के पीछे की दिशा में निशाना लगाया। जैसे ही अजीब मछली फिर से दिखेगी, वो उसे एक झटके में छलनी कर देगा। धम। 2 सेकंड बाद पानी चारों ओर छलका और विशाल राक्षस मछली फिर से पानी से बाहर उछली और उछलते हुए बुल को काटने के लिए बढ़ी। मर जा। करणवीर ने दांत पीसे और सीधे ट्रिगर खींच दिया। दा 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 दा। गोलियों की बौछार हुई और गोलियां तूफान की तरह निकलीं, जिनमें से ज्यादातर मछली पर लगी। लेकिन करणवीर की उम्मीद के विपरीत, गोली ने मछली के स्केल्स को सीधे भेदा नहीं, बल्कि ऐसा लगा जैसे कवच पर लगी हो, जिससे सोने और लोहे के टकराने की तीखी आवाज आई और साथ ही चिंगारियां उड़ी। कोई रक्षा भेदन नहीं हुआ। क्या? ये दृश्य देखकर करणवीर और सभी लोग अवाक रह गए। उसे वाकई उम्मीद नहीं थी कि इस विशाल राक्षस मछली के स्केल्स इतने सख्त हैं कि गोलियां भी उन्हें भेद नहीं सकती। डरावना। कप्तान, मुझे बचाओ, बुल ने अनिच्छा से चिल्लाया। विशाल राक्षस मछली ने कोई दया नहीं दिखाई। उसने अपना विशाल मुंह खोला और बुल को जोर से काट लिया। जानवर, यहाँ से हट जा, बुल ने गुस्से में गर्जना की। अपनी कमर से चाकू निकाला और पूरी ताकत से मछली के सिर पर मारा। क्वांग। चाकू की धार मछली के स्केल्स पर लगी, जिससे चिंगारियां उड़ी, लेकिन उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। मछली ने अपने हमले की जड़ता का उपयोग करके बुल को सीधे अपने मुंह में निगल लिया। बुल गठीला था और सामान्य लोगों से कहीं ज्यादा लंबा था। विशाल राक्षस मछली ने उसे एक बार में नहीं निगला, बल्कि उसके पैर बाहर छोड़ दिए। मछली के तेज दांतों के बीच का अंतर दिखाई दिया और बुल की चीखें साफ सुनाई दे रही थी। दुखद और डरावना। वाह! विशाल राक्षस मछली ने अपना सिर उठाया, अपना खूनी मुंह फिर से खोला और बुल को अपने पेट में फेंक दिया। 3 लोगों को खाने के बाद विशाल राक्षस मछली सीधे नहीं गई। इसके बजाय वह किनारे से 10 मीटर से ज्यादा दूरी पर चुपके से मंडराने लगी, जैसे किनारे पर शिकार की प्रतीक्षा कर रही हो। इस समय सभी लोग हैरान और अवाक थे। पहले का उत्साह और आश्चर्य पूरी तरह गायब हो गया। उसकी जगह डर और आशंका ने ले ली। 3 ताकतवर योद्धाओं को नाश्ते की तरह खा लिया गया। ये विशाल अजीब मछली वाकई डरावनी थी। 3 भाइयों को खोने के बाद करणवीर इतने गुस्से में था कि उसने अपनी बंदूक से पानी में गोलियां चलाकर अपना गुस्सा निकाला। गोलियां झील की सतह पर मुफ्त की तरह लगीं, जिससे पानी की छींटें उड़ी, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। हद है। अच्छा हुआ कि मैं अभी पानी में नहीं उतरा, वरना मर गया होता। कौन कहता है कि नहीं? मुझे लगा था कि झील सुरक्षित है, लेकिन नहीं सोचा था कि वहां ऐसा राक्षस छिपा है। मेरे हिसाब से वे तीनों वाकई बदकिस्मत थे। जिंदा खा लिए गए, बिना कोई शव छोड़े। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। झील पर धीरे धीरे फीके पड़ते खून को देखकर सभी लोग फुसफुसाने लगे, डरे हुए लेकिन साथ ही कुछ हद तक आभारी भी। देखो, वह क्या है? इस समय एक आदमी ने अचानक झील की गहराई की ओर इशारा किया। सभी ने आवाज की दिशा में देखा और अवाक रह गए, डर से कांपने लगे। झील की गहराई में नौका जैसे विशाल पंख एक के बाद एक पानी से बाहर निकलने लगे। पहले सिर्फ 3 या 5 थे, जल्द ही 30 या 50 हो गए। धीरे धीरे 3 से 500 हो गए। आखिरकार
सैकड़ों और हजारों की घनी भीड़ थी, अनगिनत। ये विशाल अजीब मछलियां जैसे खून की गंध सूंघकर एक-एक करके जागने लगी और तेजी से इकट्ठा होने लगी। कुछ ही मिनटों में कोहरे से ढकी झील पहले से ही अजीब मछलियों से भरी थी। अजीब मछलियों की हैरान करने वाली संख्या देखकर सभी लोग अवाक रह गए। एक अजीब मछली से निपटना भी मुश्किल है। अगर हजारों अजीब मछलियां एक साथ इकट्ठा हो जाए तो ये कितना डरावना होगा। अगर वे सभी अभी पानी में उतर गए होते तो शायद अब तक वे मछलियों का भोजन बन चुके होते। करणवीर अवाक रह गया। घनी मछलियों के झुंड को देखकर उसके दिल का गुस्सा कब गायब हो गया पता ही नहीं चला। उसकी जगह डर ने ले ली। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस शांत झील में इतने सारे आदमखोर राक्षस छिपे होंगे। अगर उसे पहले पता होता कि ऐसा है तो वो कभी भी अपनी टीम के सदस्यों को जोखिम में नहीं डालता। सचमुच हर जगह खतरा है। अवीला ने दिखावटी तौर पर आह भरी। वास्तव में उसे पता था कि झील के तल में एक अजीब मछली है। कल रात उसने 2 उत्परिवर्ती विशाल भेड़ियों को इन अजीब मछलियों द्वारा फाड़कर खाए जाते देखा था। उसने अभी कोई चेतावनी नहीं दी थी, सिर्फ इसलिए ताकि बेहतर हितों के लिए लड़ा जा सके। आखिरकार जितने ज्यादा लोग मरेंगे उतने ही कम लोग अंत में उसके साथ खजाना बांटेंगे। इतनी सारी अजीब मछलियां हैं कि पानी में उतरना ही असंभव है। हम रात में ज्वार के उतरने का इंतजार करें। नैना राय ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और तुरंत अपने अंगरक्षकों को पास में डेरा डालने का आदेश दिया। स्काई आई बीड ने पहले ही संवेदन किया है, शायद ड्रैगन सोर्सची झील के तल में छिपी है। इस समय वह स्वाभाविक रूप से नहीं जाएगी। मैं थोड़ा झपकी लेने जा रहा हूँ। समय आने पर मुझे बुलाना। प्रभाकर ने उबासी ली, फिर एक बड़े पेड़ की टहनी पर उछला और अकेले सोने लगा। उसकी खेती के स्तर के साथ झील में जोखिम उठाना असंभव नहीं था, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी। किनारे पर वह अपनी पूरी ताकत का उपयोग कर सकता है, लेकिन पानी में उसके हाथ बंधे हैं और इसका उपयोग करना मुश्किल है। अगर उसे फिर से कोई ताकतवर जल राक्षस मिला तो क्या यह अपने पैर में गोली मारने जैसा नहीं होगा? अवीला, तुम्हारी चोट अभी ठीक नहीं हुई है, चलो वहां जाकर थोड़ा आराम करते हैं। लोकेश ने नमस्ते की और फिर अवीला को लेकर एक साफ घास के टुकड़े पर बैठने गया। अवीला के बैठने से पहले लोकेश ने अपनी जैकेट उतारी और अवीला के नीचे रख दी, एक गर्मजोशी भरे पुरुष की तरह व्यवहार करते हुए। अवीला ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, न ज्यादा न कम, लेकिन कभी कभी विक्रम राठौर की ओर देखती थी। लोकेश की तुलना में वह विक्रम राठौर की पहचान के बारे में ज्यादा उत्सुक थी। आखिरकार अपनी सुंदरता के साथ वह जहां भी जाती थी बहुत प्रशंसा पाती थी। कोई भी पुरुष, चाहे वह युवा प्रतिभा हो या कोई बड़ा व्यक्ति, उसे देखकर कुछ बार नजरें जरूर डालता था और आखिरकार उसमें डूब जाता था और खुद को निकाल नहीं पाता था। लेकिन विक्रम राठौर एक अपवाद था। जब से उनकी मुलाकात हुई उसने उसे दोबारा नहीं देखा, जैसे वह मौजूद ही नहीं थी। इससे वह, जो हमेशा अभिमानी रही थी, थोड़ा नाखुश थी, लेकिन साथ ही थोड़ा और उत्सुक भी। क्या ये लड़का मुझे कम आंकता है या फिर महिलाओं के करीब नहीं आता? मुझे एक मौका ढूंढकर इसका परीक्षण करना होगा। कप्तान, बुल मर गया और हमारी बाकी टीम के आधे से ज्यादा सदस्य भी खो गए। अब हम क्या करें? ब्लैक स्कॉर्पियन टीम की छोटे बालों वाली महिला ने भौहें सिकोड़ी और उसका चेहरा बेहद गंभीर हो गया। उनकी ब्लैक स्कॉर्पियन टीम में कुल 10 से ज्यादा लोग थे, लेकिन इस अजीब नखलिस्तान में प्रवेश करने के बाद से उनकी टीम के सदस्यों को लगातार नुकसान हुआ। अब उसे शामिल करके पूरी ब्लैक स्कॉर्पियन टीम में सिर्फ 5 लोग बचे हैं। खजाना हासिल करने से पहले ज्यादातर साथियों का खो जाना वाकई स्वीकार करना मुश्किल है। आगे कम प्रोफाइल रखो और कभी भी लाइमलाइट में मत आना, करणवीर ने गंभीरता से कहा। कई खतरनाक स्थितियों का अनुभव करने के बाद वह समझ गया है, ये जगह खतरों से भरी है और एक गलती से जान जा सकती है। खजाना हथियाने की तुलना में
अभी सबसे जरूरी अपनी जान बचाना है। अपनी जान बचाओ और फिर खजाने के बारे में सोचो, वरना अगर संयोग से खजाना मिल भी गया तो इस अजीब नखलिस्तान से बाहर निकलना संभव नहीं होगा। समय धीरे धीरे बीतता गया और पलक झपकते ही शाम हो गई। इस समय झील के पास के पेड़ों से अचानक सरसराहट की आवाज आई। कौन? सबसे करीब खड़ा लोकेश सबसे पहले असामान्यता को भाप गया और तुरंत अपनी कमर से चाकू निकाला। बाकी लोग इसे देखकर सतर्क हो गए। हम हैं, एक जोरदार आवाज के साथ। बाएं और दाएं दो ताकतें धीरे धीरे घास से बाहर निकलीं। बाईं ओर की ताकत में लगभग 1 दर्जन लोग थे। सभी हरे कपड़े पहने तलवारें ले जा रहे थे और उनके हथियार प्रभावशाली थे। सबसे आगे एक हुक नाक वाला पुरुष था और उसके पास एक चोटी वाली लड़की थी। आने वाले कोई और नहीं बल्कि फ्लाइंग स्नो सेक्ट के शिष्य थे। दाईं ओर की ताकत में 20 से ज्यादा लोग थे, सभी पीले कपड़े पहने और हाथों में तलवारें लिए हुए। उनकी गति को देखते हुए वे फ्लाइंग स्नो सेक्ट के शिष्यों से भी बेहतर थे। आने वाले अचानक रोमिंग ड्रैगन सेक्ट के शिष्य थे। आवेश, गगनेश। दोनों नेताओं को देखकर लोकेश ने हल्के से भौहें सिकोड़ी। दुश्मन न मिले तो और क्या, उसे नहीं लगा था कि यहाँ रोमिंग ड्रैगन सेक्ट और फ्लाइंग स्नो सेक्ट के लोगों से मुलाकात होगी। और स्थिति को देखते हुए दोनों बड़े गुटों ने जैसे गठबंधन कर लिया हो। ये वाकई थोड़ा परेशान करने वाला है, लोकेश नहीं सोचा था ना? हम फिर मिले, आवेश ने आधी मुस्कान के साथ कहा, तलवार को अपनी बाहों में लपेटे हुए मजाकिया अभिव्यक्ति के साथ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लोकेश ने ठंडे चेहरे के साथ कहा। बेशक खजाना तलाशने, आवेश ने अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। मैंने सुना है कि इस झील के नीचे कई खजाने छिपे हैं, तो मैं भाई गगनेश के साथ यहाँ अपनी किस्मत आजमाने आया हूँ। ये बकवास है, यहाँ कोई खजाना कैसे हो सकता है? लोकेश ने विरोध किया। अगर कोई खजाना नहीं है तो तुम यहाँ क्यों रुके हो? आवेश ने पूछा। हम यात्रा से थक गए हैं, यहाँ आराम क्यों न करें? लोकेश ने गुस्से में कहा। लोकेश, तुम वही हो, तुम्हें झूठ बोलना बिल्कुल नहीं आता। आवेश ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। सच कहूं, मैं तुम पर बहुत पहले से नजर रख रहा हूँ। मैंने लोगों को चुपके से तुम्हारा पीछा करने भेजा था। तुम जो करते हो और हर कदम मैं सब देखता हूँ। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम मुझे धोखा दे सकते हो? हास्यास्पद मत बनो। डेजर्ट विलेज से निकलने के क्षण से उसने एक ट्रैकिंग में माहिर विशेषज्ञ को नैना राय की टीम का पीछा करने भेजा था, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि दूसरों के पास सबसे विस्तृत जानकारी है। जब तक वो नैना राय की टीम का पीछा करता, उसे देरसबेर खजाना मिल ही जाता। और वाकई इतने दिनों तक पीछा करने के बाद आखिरकार उसे कुछ हासिल हुआ। तुम इतने नीच हो, लोकेश ने दांत पीसे और लगभग चाकू निकालने से खुद को रोक नहीं पाया। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर खजाना तलाशा, लेकिन नहीं सोचा था कि उन्हें गोली मार दी जाएगी। नीच? आवेश ने सिर हिलाकर हंसा। लोकेश, तुम गोल्डन ब्लेड सेक्ट के प्रमुख शिष्य हो, फिर भी ऐसी बात कह रहे हो। मैं तुमसे वाकई निराश हूँ। लोकेश की हताशा भरी शक्ल देखकर उसे बहुत खुशी हुई। सीनियर भाई आवेश, जैसा कि कहावत है, पहले आओ पहले पाओ, हमने इस जगह पर कब्जा कर लिया है, तुम्हें कहीं और जगह ढूंढनी चाहिए। इस समय अवीला बोल पड़ी। झील के तल में छिपे खजाने की तलाश करने वाले जितने ज्यादा लोग होंगे, ये उसके लिए उतना ही बुरा है। अगर वह मुकाबला नहीं कर पाई या पहले हार गई तो उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। ओह, ये तो मंदारिन डक सेक्ट की जूनियर सिस्टर अवीला है। 2 साल बाद मिले, तुम और भी सुंदर हो गई हो, आवेश ने मुस्कुराकर कहा। सीनियर भाई आवेश, तारीफ के लिए धन्यवाद। अवीला ने हल्के से मुस्कुराया। सीनियर भाई आवेश, हमारा मंदारिन डक सेक्ट इस जगह को पहले खोज चुका है। क्या आप जूनियर सिस्टर को कुछ सम्मान दे सकते हैं? जूनियर सिस्टर अवीला, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें सम्मान नहीं दे रहा, बस ये एक सेक्ट मिशन है और मेरे पास कोई चारा नहीं है।
आवेश बोलते बोलते अचानक विषय बदल गया। बेशक, अगर मंदारिन डक सेक्ट हमारे फ्लाइंग स्नो सेक्ट के साथ दोस्ती करने को तैयार है और तुम्हारी जूनियर सिस्टर अवीला मेरे साथ सगाई कर ले, तो मैं पीछे हटने का विकल्प चुन सकता हूँ। ये सुनकर अवीला ने हल्के से भौहें सिकोड़ी, लेकिन जल्दी ही सामान्य हो गई। इसके विपरीत पास खड़ा लोकेश, जैसे किसी बिल्ली की पूंछ पर पैर पड़ गया हो, तुरंत गुस्से में आ गया और चिल्लाया, आवेश, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम यहाँ लोगों को घृणा करने आए हो? विश्वास करो या नहीं, मैं तुम्हें काट डालूंगा। दक्षिण पश्चिम के सभी सेक्ट्स को पता था कि गोल्डन ब्लेड सेक्ट और मंदारिन डक सेक्ट की शादी तय है और अवीला उसकी मंगेतर है। जब आवेश ने ये शब्द कहे तो साफ था कि वो लोगों का अपमान कर रहा था। मुझे काटना? हाँ, ये सुनकर आवेश हंसा, ऊपर नीचे देखा और मजाकिया अंदाज में बोला, लोकेश, अब तुम्हारी हालत देखो। क्या तुम अभी भी मुझे हरा सकते हो? भले ही मैं घायल हूँ, तुम्हें निपटाने के लिए ये ज्यादा है। लोकेश गुस्से में था। उसने अपनी तलवार उठाई और आगे बढ़ने की तैयारी की। रुको जरा, अवीला ने तुरंत हाथ बढ़ाकर लोकेश को रोका और शांत स्वर में कहा, सीनियर भाई लोकेश, उनकी संख्या ज्यादा है। अगर तुम इस तरह आगे बढ़े तो आसानी से नुकसान उठा सकते हो। अगर सिर्फ फ्लाइंग स्नो सेक्ट होता तो ठीक था, लेकिन समस्या ये है कि रोमिंग ड्रैगन सेक्ट भी ललचाई नजरों से देख रहा है। भले ही लोकेश बहुत ताकतवर हो, वह दो सेक्ट्स के खास शिष्यों को नहीं हरा सकता। ये लोग वाकई तंग करते हैं। लोकेश ने दांत पीसे, गुस्से से भरा हुआ, भाई आवेश, इनके साथ छेड़खानी छोड़ो और असल काम पर आओ। इस समय ठंडे चेहरे वाला गगनेश बोल पड़ा। हद है, खजाना तलाशने के निर्णायक पल में वह अभी भी लड़कियों को छेड़ने की सोच रहा था। वाकई महत्व को नहीं समझता। भाई गगनेश, धैर्य रखो, मैं ऊपर जाकर बातचीत करता हूँ। आवेश ने हल्के से मुस्कुराया, धीरे धीरे नैना राय के पास गया और बोला, मिस नैना, तुम इस टीम की नेता हो, तो हम तुम्हारे साथ एक सौदा करने की योजना बना रहे हैं। ओह, कैसा सौदा? नैना राय ने शांत चेहरा रखा। हम सभी यहाँ खजाना तलाशने आए हैं। युद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से हम सहयोग करके एक साथ पैसा कमा सकते हैं। आवेश ने आधी मुस्कान के साथ कहा, कैसा सहयोग? नैना राय ने सीधे मना नहीं किया। ये बहुत आसान है। यहाँ हम 3 पक्ष हैं। हम साथ मिलकर खजाना तलाश सकते हैं। खजाना मिलने के बाद हम इसे 3 बराबर हिस्सों में बांट लेंगे। कोई भी नुकसान नहीं उठाएगा। आवेश ने मुस्कुराकर कहा, अगर ये पहले होता तो वो निश्चित रूप से ऐसी बातें कहने की जहमत नहीं उठाता। लेकिन अब नैना राय के पक्ष में बहुत सारे लोग हैं और वहाँ डेजर्ट ड्रैगन प्रभाकर भी मौजूद है। जबरदस्ती छीनना स्पष्ट रूप से अवास्तविक होगा, तो सबसे अच्छा तरीका सहयोग है। 3 हिस्सों में बांटना? नैना राय ने भौहें उठाईं। तुम्हारा मतलब है फ्लाइंग स्नो सेक्ट के लिए एक हिस्सा, रोमिंग ड्रैगन सेक्ट के लिए एक हिस्सा और मेरे लिए एक हिस्सा? बिल्कुल सही। आवेश ने सिर हिलाया। गोल्डन ब्लेड सेक्ट और मंदारिन डक सेक्ट का क्या? नैना राय ने पूछा। गोल्डन ब्लेड सेक्ट और मंदारिन डक सेक्ट मिलकर बस कुछ लोग हैं। उनके पास खजाने में हिस्सा लेने की क्या योग्यता है? आवेश ने तिरस्कार भरे चेहरे के साथ होंठ बिचकाए। बोलते समय उसने जानबूझकर लोकेश की ओर देखा, जिसमें हल्की उकसावट थी। तुमने क्या कहा? लोकेश ने आंखें तरेरी और चिल्लाया, तुम फ्लाइंग स्नो सेक्ट को अपने आप में क्या समझते हो? हमारे गोल्डन ब्लेड सेक्ट को कम क्यों आंक रहे हो? मैं बस सच कह रहा हूँ। आवेश ने मजाकिया चेहरा बनाया। देखो, तुम्हारे आसपास ये बूढ़े, कमजोर, बीमार और अक्षम लोग क्या भूमिका निभा सकते हैं? उनके पास हमारे फ्लाइंग स्नो सेक्ट के साथ मुकाबला करने की क्या योग्यता है? हद है, तुम हमारे गोल्डन ब्लेड सेक्ट को कमजोर कहने की हिम्मत करते हो? मेरे साथ लड़ाई कर, लोकेश ने गाली दी। मस्खरे, मैं तुमसे बात करने की भी जहमत नहीं उठाना चाहता। आवेश ने सिर हिलाया, फिर नैना राय की ओर देखा। मिस नैना, तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे ये उचित नहीं लगता। नैना राय ने शांत स्वर में कहा, अगर बांटना है
तो स्वाभाविक रूप से सभी के लिए बराबर बांटना होगा। एक को दूसरे पर तरजीह कैसे दे सकते हैं? वो आवेश की छोटी छोटी सोच को अच्छी तरह समझती थी। सतह पर ये सहयोग लगता था, लेकिन वास्तव में ये उनके आंतरिक बलों को बांटने और फूट डालने की कोशिश थी। ये तरीका उसके लिए वाकई नाक था। मिस नैना, प्राकृतिक चयन और सबसे योग्य का जीवित रहना, तुम्हें एक हिस्सा देना पहले से ही हमारी सबसे बड़ी रियायत है। दूसरों को देना बिल्कुल असंभव है। आवेश का चेहरा गंभीर हो गया। ये एक ऐसी दुनिया है जहां कमजोर को शिकार बनाया जाता है। चाहे गोल्डन ब्लेड सेक्ट हो या मंदारिन डक सेक्ट, मौजूदा स्थिति में उनके पास उनके साथ बराबरी की योग्यता नहीं है। स्वाभाविक रूप से वह इस परिणाम को स्वीकार नहीं कर सकता था। चूंकि ये संभव नहीं है, तो बात करने की जरूरत नहीं। नैना राय ने मना कर दिया। क्या? आवेश ने भौहे सिकोड़ी और उदास चेहरे के साथ कहा। मिस नैना, हमारा फ्लाइंग स्नो सेक्ट और रोमिंग ड्रैगन सेक्ट दक्षिण पश्चिम के 2 सबसे बड़े सेक्ट्स हैं। अगर वे हमारे दोस्त बन जाए तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर हमारे दुश्मन बन गए तो सिर्फ मृत्यु का रास्ता है। तुम्हें परिणामों को खुद तौलना होगा। अंत तक ये एक खुला खतरा था। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? नैना राय ने शांत अभिव्यक्ति के साथ पूछा। तुम इसे सलाह मान सकती हो। आवेश ने अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। मिस नैना, जो लोग मौजूदा स्थिति को समझते हैं वे नायक होते हैं। तुम एक समझदार व्यक्ति हो। मुझे विश्वास है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे चुनना है। दक्षिण पश्चिम की कई ताकतों में 3 सेक्ट्स सबसे सम्मानित है। 3 सेक्ट्स में रोमिंग ड्रैगन सेक्ट को पहला माना जाता है, फ्लाइंग स्नो सेक्ट दूसरा और गोल्डन ब्लेड सेक्ट तीसरा। उनकी फ्लाइंग स्नो सेक्ट की ताकत पहले से ही एक पक्ष पर हावी होने के लिए काफी है, और अब उन्होंने रोमिंग ड्रैगन सेक्ट के साथ गठबंधन कर लिया है। दोनों सेक्ट्स मिलकर सभी दिशाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। पूरे दक्षिण पश्चिम में कौन उनकी सीधे टक्कर लेने की हिम्मत करता है? मुझे खेद है, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें निराश करने वाली हूँ। मैं अभी भी यही कहूंगी कि हमें सभी के साथ बराबर बांटना होगा, वरना कोई बातचीत नहीं होगी। नैना राय का लहजा बिल्कुल नहीं डगमगाया। आवेश का चेहरा और गहरा हो गया और उसने सख्ती से कहा, नैना, टोस्ट मत करो और शराब पीने की सजा भुगतो। हद है। नैना राय का अंगरक्षक कप्तान गुस्से में आ गया और अचानक उसकी ओर तलवार खींची। अपनी मालकिन के प्रति अपमान करने की हिम्मत, वह इतना बेसब्र है। जैसे ही अंगरक्षक कप्तान हिला, दर्जनों खास अंगरक्षकों ने अपनी तलवारें म्यान से निकाली, कार्रवाई करने को तैयार दिख रहे थे। युवा मास्टर आवेश, तुम्हें बोलते समय बेहतर होगा कि विनम्र रहो, वरना मेरे अधीनस्थ उत्साहित होने पर कुछ भी कर सकते हैं। नैना राय की आंखें ठंडी हो गई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आवेश ने दांत पीसे और चालाकी से कहा, लगता है तुमने समस्या की गंभीरता को नहीं समझा। तुमने हमारे फ्लाइंग स्नो सेक्ट और रोमिंग ड्रैगन सेक्ट को नाराज किया है। क्या तुम्हें पता है कि इसका क्या अंजाम होगा? मैं किसी को नहीं छेड़ती जब तक वे मुझे नहीं छेड़ते। अगर कोई मुझे छेड़ता है तो मैं उन्हें सजा दूंगी। नैना राय का चेहरा नहीं बदला। मुझे लगता है कि तुम तब तक आंसू नहीं बहाओगी जब तक ताबूत न देख लो। आवेश गुस्से में था, और जब वह फटने वाला था, उसके पास खड़े आदमी ने हाथ उठाकर उसे रोका। भाई आवेश, धैर्य रखो, इस मामले को मुझे संभालने दे। गगनेश आगे बढ़ा, नैना राय को घमंड से घूरा और शांत स्वर में बोला, मिस नैना, सच कहूं, हमारे रोमिंग ड्रैगन सेक्ट और फ्लाइंग स्नो सेक्ट के मास्टर्स रास्ते में हैं, और जल्द ही हमसे मिलेंगे। अगर तुम अब हमारे साथ सहयोग करो तो न सिर्फ सब कुछ सुरक्षित रहेगा, बल्कि तुम्हें बहुत सारे खजाने भी मिलेंगे। दूसरी ओर, अगर तुम हमारा दुश्मन बनने पर अड़ गए तो तुम पतंगे की तरह आग में कूदकर खुद को नष्ट कर लोगी। जैसा कि कहावत है, व्यक्ति को आत्म जागरूक होना चाहिए, तो तुम कुछ असंबंधित लोगों के लिए खुद को इसमें क्यों उलझाओगी? मेरे लिए तुम लोग ही असंबंधित लोग हो। मैं अपने दोस्तों को क्यों छोड़ दूं और तुम जैसे असंबंधित लोगों के साथ सहयोग करने का विकल्प चुनूं? नैना राय ने पूछा।
अगर तुम हमारे साथ सहयोग नहीं करोगी, तो क्या तुम सोचती हो कि तुम आज खजाना सफलतापूर्वक हथिया सकती हो? गगनेश ने हल्के से आंखें सिकोड़ी। खजाना ढूंढ पाना तुम्हारी अपनी काबिलियत पर निर्भर करता है। नैना राय ने शांत स्वर में कहा। तो तुम्हें खाना और नमक काफी नहीं है? गगनेश का चेहरा धीरे धीरे ठंडा पड़ गया और उसने पेड़ पर सो रहे प्रभाकर की ओर देखा और जोर से कहा, सीनियर प्रभाकर, तुम्हारी क्या योजना है? वह मौजूद सभी लोगों को नजरअंदाज कर सकता था, लेकिन प्रभाकर को नहीं। एक मार्शल आर्ट्स मास्टर और दक्षिण पश्चिम के 5 सबसे ताकतवर लोगों में से एक के रूप में प्रभाकर को ताकत और प्रतिष्ठा के मामले में शीर्ष पर होना चाहिए। जब तक बिल्कुल जरूरी न हो, रोमिंग ड्रैगन सेक्ट भी ऐसे ताकतवर व्यक्ति के साथ रिश्ता तोड़ने को तैयार नहीं है। मुझे तुम्हारे पिछले झगड़ों में दखल देने की कोई रुचि नहीं है। वैसे भी मैं इस झील के तल के खजानों में से 3 चुनूंगा। बाकी तुम लोग आपस में बांट लो। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। प्रभाकर पेड़ की टहनी पर लेटा था, अपने हाथों पर सिर रखे और पैर क्रॉस किए, जैसे कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सीनियर प्रभाकर के शब्दों से मुझे राहत मिली। गगनेश ने सिर हिलाया, पहले से ही मन में हिसाब लगाकर, और फिर नैना राय की ओर देखा। मिस नैना, तुमने सब कुछ सुन लिया ना? अब जब तुम्हारा कोई सहारा नहीं है, तो तुम हमसे कैसे लड़ सकती हो? जब तक प्रभाकर दखल नहीं देता, रोमिंग ड्रैगन सेक्ट और फ्लाइंग स्नो सेक्ट के खास लोग दूसरी ओर के इन छोटे मोटे गुर्गों से निपटने के लिए काफी है। बेशक कुछ लोगों का नुकसान अनिवार्य रूप से होगा। भले ही सीनियर प्रभाकर कार्रवाई न करें, तुम लोग जरा भी फायदा नहीं ले सकते। नैना राय ने शांत स्वर में कहा। बिल्कुल सही। लोकेश ने तलवार उठाई, 2 कदम आगे बढ़ा और चिल्लाया, हमारे गोल्डन ब्लेड सेक्ट और मंदारिन डक सेक्ट के साथ हम तुम्हें मनमानी करने की इजाजत नहीं देंगे। इसके बाद कई गोल्डन ब्लेड सेक्ट के शिष्य भी 2 कदम आगे बढ़े, ललचाई नजरों से देखते हुए। हालांकि उनकी संख्या कम थी, उनकी गति में कोई कमी नहीं थी। मुख्य रूप से नैना राय का वफादार व्यवहार था जिसने उनकी इज्जत जीती थी। अपने हित के लिए वे रोमिंग ड्रैगन सेक्ट और फ्लाइंग स्नो सेक्ट से सीधे टक्कर लेने की हिम्मत भी कर रहे थे। ऐसी हिम्मत वाकई प्रशंसनीय थी। दोनों महिलाओं के रूप में इस मामले में अवीला की नैना राय से कोई तुलना नहीं थी। भाई गगनेश, लगता है कि अब बातचीत नहीं हो सकती, बस शुरू हो जाओ। आवेश ने अपनी आवाज धीमी की और कहा, लोकेश पहले से ही घायल है, तो डरने की कोई बात नहीं। तुम और मैं सिर्फ उस विक्रम नाम के लड़के से पहले निपट लें। बाकी छोटे मोटे गुर्गे तो जिक्र करने लायक भी नहीं हैं। ये सुनकर गगनेश ने होंठ चाटे और उसकी आंखों में एक क्रूर चमक दिखाई दी। प्रभाकर ने साफ कर दिया कि वह कार्रवाई नहीं करेगा। अब सबसे ज्यादा खतरनाक व्यक्ति विक्रम राठौर था, जिसने उसे पहले हरा दिया था। लेकिन जब तक वो आवेश के साथ मिलकर काम करेगा, विक्रम राठौर से निपटना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस समय आकाश अंधेरा होने लगा। दोनों पक्ष एक दूसरे से युद्ध की स्थिति में थे और टकराव के कगार पर थे। हाय, उदास चेहरे के साथ गगनेश ने धीरे धीरे अपनी तलवार निकाली। ठीक जब वो हमले का आदेश देने वाला था, कुछ अप्रत्याशित हुआ। झील की गहराई से अचानक बड़ी मात्रा में पानी छलकने लगा। पानी लगातार छलकता रहा और जोरदार आवाज करता रहा। इसे केंद्र मानकर लहरों के गोले तेजी से चारों ओर फैलने लगे और धीरे धीरे लहरों में इकट्ठा होने लगे। ओम! इस समय एक गर्जना हुई। एक चमकदार सफेद रोशनी अचानक पानी के तल से निकली और आकाश को भेद दी। ये सफेद रोशनी जैसे स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ने वाला एक स्तंभ था, चमकदार और चौंकाने वाला। जैसे ही ये प्रकट हुई, पूरी झील दिन की तरह उज्ज्वल हो गई। सफेद रोशनी के प्रकट होने के बाद जहाँ पानी छलक रहा था, वहाँ एक विशाल भंवर बन गया और यह लगातार फैलता गया। भंवर तेजी से और बड़ा होता गया और बड़ी मात्रा में झील का पानी उसमें खींच लिया गया। सभी की हैरान नजरों में झील वास्तव में नंगी आंखों से दिखने वाली गति से पीछे हटने लगी। कुछ ही मिनटों में ये 10 मीटर से ज्यादा सिकुड़ गई।
देखो, ज्वार उतर रहा है। झील के तल का खजाना अब सामने आने वाला है। अवीला ने झील के केंद्र की ओर इशारा किया, आश्चर्य और खुशी से भरी हुई। सभी लोग सामने के दृश्य से हैरान थे। आकाश में उठती सफेद रोशनी, झील के केंद्र में विशाल भंवर और पीछे हटता झील का पानी। ये सभी संकेत बता रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। पहले एक दूसरे से युद्ध की स्थिति में रहे दोनों पक्ष अब झील में होने वाली अजीब घटना की ओर आकर्षित हो गए। हर कोई चुपके से खजाने के प्रकट होने की उम्मीद कर रहा था। वाह! झील के केंद्र में भंवर तेजी से घूम रहा था और लहरों का दायरा लगातार फैलता जा रहा था। झील का पानी उल्टा बहकर भंवर में खींचा जा रहा था और गायब हो रहा था। सिर्फ एक अगरबत्ती के समय में पूरी झील का ज्यादातर हिस्सा सूख गया था और झील के तल में छिपा एक महल जैसा भवन आखिरकार सभी के सामने प्रकट हुआ। ये महल बहुत बड़ा था, पूरी तरह काला, मौस से ढका हुआ, सादा और गहरा शैली में। ये वहां चुपचाप खड़ा था, जैसे कोई सुप्त विशाल जानवर। ये लोगों को एक जबरदस्त दबाव का एहसास दे रहा था। यहाँ वाकई में खजाना है। शानदार! महल को देखने के बाद सभी लोग उत्साहित हो गए। महल के आकार को देखते हुए मूल मालिक निश्चित रूप से धनवान या कुलीन रहा होगा, शायद प्राचीन काल में किसी उच्च रैंकिंग सम्राट का रिश्तेदार। ऐसे ताकतवर व्यक्ति के पास निश्चित रूप से बहुत सारे खजाने होंगे, इतना कि वह धनवान बनने के लिए काफी है। ओम! इस समय विक्रम राठौर का स्काई आई बीड तेजी से कंपन कर रहा था। इससे साफ था कि इस महल में अनमोल खजाने छिपे होने चाहिए। एक और चाय की प्याली के समय में पूरी झील का पानी पूरी तरह गायब हो गया, जिससे काला नदी तल प्रकट हो गया। इस समय नदी तल के बीच में एक विशाल छेद दिखाई दिया। छेद के नीचे एक उफनती भूमिगत नदी थी। ये स्पष्ट था कि अभी झील का पानी, जिसमें राक्षस भी शामिल थे, सभी इस भूमिगत नदी में खींच लिए गए थे। चारों ओर देखने पर पूरी झील एक विशाल गड्ढे की तरह दिख रही थी। इस गड्ढे में गर्व से खड़े काले महल के अलावा कई जानवरों की हड्डियां भी बची थी। कुछ बड़ी, कुछ छोटी, घनी भरी हुई और अजीब आकार की। ये विशेष रूप से डरावना दिखता था। इस समय आकाश में उठती रोशनी की किरण के कारण सभी ताकतें आकर्षित हुईं और तरह तरह की टीमें हर दिशा से झील की ओर बढ़ने लगी। ये खजाना तलाशने वाली टीमें थीं। चूंकि रोशनी का स्तंभ इतना स्पष्ट था, नखलिस्तान में प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति सतर्क हो जाता। कुछ जो पास थे वे पहले से ही घटनास्थल पर पहुंच गए, जबकि कुछ जो दूर थे अभी रास्ते में थे। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ, लेकिन इस तरह की घटना का अचानक प्रकट होना लोगों को उत्सुक कर रहा था। नतीजतन सिर्फ 2 अगरबत्ती के समय में झील के आसपास पहले से ही 1 दर्जन से ज्यादा ताकतें जमा हो चुकी थी। इनमें अभियान टीमें, जियांगहू सेक्ट्स, सरकारी ताकतें और विदेशी ताकतें शामिल थीं। इसे विविध और हर चीज से भरा हुआ कह सकते हैं। हद है, इतने सारे लोग यहाँ आ गए, ये तो मुसीबत है। आवेश ने चारों ओर नजर डाली और सतर्क हो गया। उनकी मूल योजना नैना राय को साथ में नदी में उतरकर खजाना तलाशने के लिए मनाने की थी। काम पूरा होने के बाद मौका ढूंढकर दूसरों को खत्म करके खजाना अपने लिए हथिया लेना। लेकिन अब इतने सारे प्रतिस्पर्धियों के अचानक प्रकट होने से इस खजाने को पूरी तरह हथियाना स्पष्ट रूप से असंभव था। 1000 बर्ड्स गेट, शेरो आइलैंड, आइसविंड वैली, जियाओयाओ सेक्ट, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम और उत्तर पश्चिम की लगभग सभी प्रमुख ताकतें यहाँ आ चुकी हैं। लोकेश ने भौहें सिकोड़ी। उसका चेहरा थोड़ा गंभीर था। पहले से ही रोमिंग ड्रैगन सेक्ट और फ्लाइंग स्नो सेक्ट से निपटना मुश्किल था। अब दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम और उत्तर पश्चिम की प्रमुख ताकतों के इकट्ठा होने से पूरी स्थिति और खराब हो जाएगी। खजाना पाने के लिए शायद रास्ता लड़कर बनाना पड़ेगा। मिस नैना, अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी है। अब से हम अपनी किस्मत के हिसाब से जीवित रहेंगे
और मरेंगे। गगनेश का चेहरा थोड़ा उदास था। बिना कारण इतनी सारी ताकतों का प्रकट होना पूरी तरह से उसकी योजना को बिगाड़ गया। काफी चहल पहल हो रही है। प्रभाकर ने भौहें उठाई और आखिरकार पेड़ से नीचे कूद गया। लगता है आज कार्रवाई न करने से काम नहीं चलेगा। सीनियर भाई लोकेश, स्थिति अब और ज्यादा उलझन भरी हो रही है। हम थोड़ा रुकें और उन्हें लड़ने दें। जब वे मरने मारने की स्थिति में पहुंच जाएं, तो हम मौका पाकर कुछ हासिल कर सकते हैं। अवीला ने लोकेश के पास सटकर अपनी आवाज धीमी की। अपनी मौजूदा स्थिति में इन ताकतों से लड़ना निश्चित रूप से मौत को बुलावा देना होगा। लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं थी, इसलिए वह सिर्फ मौके की प्रतीक्षा कर सकती थी और जितना हो सके कुछ लाभ हासिल करने की कोशिश कर सकती थी। समझ गया, तुम मेरे पीछे रहो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, लोकेश ने दृढ़ता से कहा। अब गोल्डन ब्लेड सेक्ट और मंदारिन डक सेक्ट मिलकर सिर्फ कुछ लोग हैं, तो वे वाकई कमजोर हैं। अब आगे बढ़ना स्पष्ट रूप से बुद्धिमानी भरा कदम नहीं है। भाइयों, खजाना है, जाओ और हथियाओ। इस समय किसी ने चिल्लाया। पहले की गतिरोध वाली स्थिति तुरंत टूट गई। दो ताकतें एक साथ हिली, क्रमशः नदी तल पर कूदी और एक बाएं से और दूसरी दाएं से केंद्र में महल की ओर दौड़ी। ये स्पष्ट था कि वे मौका हथियाना चाहते थे और पहले खजाना लेना चाहते थे। अब भेड़ियों की संख्या मास से ज्यादा है। अगर धीमे रहे तो शायद कुछ भी नहीं मिलेगा। जो अधीर हैं, वे स्वाभाविक रूप से इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हद है, हम उन्हें पहले नहीं पहुंचने दे सकते। मेरे साथ आगे बढ़ो। पहले दो ताकतों के अगुवाई करने के साथ पूरी स्थिति अराजक हो गई। एक के बाद एक ताकतें महल के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ने लगीं। कोई नहीं जानता कि कितने खजाने हैं और जितना हथियाओ वह गिना जाता है। अगर हम कुछ नहीं करते रहे तो अंत में शायद सूप भी पीने को न मिले। भाई गगनेश, अब क्या करें? अगर ये लोग ढेर सारा खजाना ले गए तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। आवेश ने अपनी मुट्ठियां भींची। अब और रुक नहीं पा रहा था। हालांकि वह मछुआरे की तरह लाभ उठाना चाहता था, लेकिन मौजूदा स्थिति आशावादी नहीं थी। सैकड़ों लोग महल में घुसे, खजाना हथियाया और फिर तितर बितर हो गए। फिर वे क्या करें? हद है, और इंतजार नहीं। खजाना हथियाओ। कुछ सेकंड हिचकिचाने के बाद गगनेश और बर्दाश्त नहीं कर सका और रोमिंग ड्रैगन सेक्ट के शिष्यों के साथ झुंड में आगे बढ़ा। फ्लाइंग स्नो सेक्ट के शिष्य, मेरे साथ चलो। आवेश ने अपने लोगों के साथ तेजी से पीछा किया, डरते हुए कि वो आधा कदम भी पीछे रह जाएगा। मिस नैना, हम भी चलें, वरना बहुत देर हो जाएगी। गतिहीन नैना राय को देखकर करणवीर को थोड़ी बेचैनी हुई। अगर सारे खजाने लूट लिए गए तो क्या ये बांस की टोकरी से पानी निकालने जैसा नहीं होगा? जल्दबाजी न करो, पहले उन्हें लड़ने दे, नैना राय ने शांत स्वर में बोला। उसकी आंखों में कोई हलचल नहीं थी। इस समय शांत रहना जरूरी है। जितनी ज्यादा जल्दबाजी होगी उतनी ही आसानी से मुसीबत हो सकती है। मिस नैना, मैं समझ सकता हूं कि तुम मछुआरे की तरह लाभ उठाना चाहती हो, लेकिन मौजूदा स्थिति बहुत अराजक है। अगर जल्दी कार्रवाई नहीं की तो अंत में शायद कुछ भी न मिले। करणवीर ने मनाने की कोशिश जारी रखी। बेसब्र मत हो, मुझे अपनी समझ है। नैना राय अभी भी शांत थी। ये सुनकर करणवीर को बेचैनी हुई, लेकिन वो असहाय था। ब्लैक स्कॉर्पियन टीम में अब सिर्फ 5 लोग बचे थे। नैना राय की बड़ी सेना के कवर के बिना जल्दबाजी में आगे बढ़ने से कुछ भी हथियाना मुश्किल था, बल्कि इसमें फंसना आसान था। जल्दी, उन्हें रोक दो, उन्हें महल में घुसने मत दे। हद है, तुम हमारी धन की राह में रुकने की हिम्मत करते हो? मुझे मार डालो। भाइयों, उनके साथ लड़ो। जब विभिन्न ताकतें महल के पास पहुंची, वे एक दूसरे से लड़ने लगीं, और कोई भी दूसरों को रास्ता देने को तैयार नहीं था। मारने की चीखें और चिल्लाहट आती जाती थी। कुछ समय के लिए लाशें हर जगह बिछ गईं और खून नदियों में बहने लगा।